Assalamu alaikum. Welcome back to Step Medicals. Today we are going to start cardiovascular system. In this video, we will discuss about embryology and anatomy of cardiovascular system. So let's start our topic. देखिए, after fertilization, after 3 weeks of fertilization, तो हमारे पास क्या बनता है? प्रिमिटिव हार्ट, प्रिमिटिव हार्ट, जिसको हम हार्ट ट्यूब भी कहते हैं. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं. अब जो ये प्रिमिटिव हार्ट है, जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट होते हैं और इससे आगे अडल्ट हार्ट के स्ट्रक्चर बनते हैं. तो देखें, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसिस. ओके, तो ये आपने अपने माइंड में इनको बिठाना है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस. ये जो फोल्ड है, इनकी बेसिकली फोल्डिंग हो रही होती है. जब ये फोल्डिंग होती है तो फिर ये अडल्ट हार्ट बनता है. और ये बल्बस कॉर्डिस. ओके, बल्बस कॉर्डिस, ये वाला परमिटिव वेंट्रिकल, और हमारे पास ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं परमिटिव एट्रियम. और ये जो हॉर्न, ये जो हमारे पास हॉर्न है, इसे कहते हैं साइनस विनोसम. ये हमारे पास लेफ्ट हॉर्न है. ओके, लेफ्ट हॉर्न, और ये जो है वो राइट हॉर्न है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इनसे आगे जो अडल्ट हार्ट के स्ट्रक्चर्स वो कौन से बनते हैं. तो ये है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस. ट्रंकस आर्ट्रियोसिस से आगे क्या बनता है? तो इससे ट्रंकस आर्ट्रियोसिस. तो आर्ट्रियोसिस से आपको याद होना चाहिए कि आर्टरीज ही बनेंगी. ठीक है, तो इससे जो है वो एओर्टा बनता है और पल्मरी ट्रंक बनता है. ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं. अब नेक्स्ट देखें, बल्बस कॉर्डिस. बल्बस कॉर्डिस जो इसका सेकंड वाला जो पार्ट था परमिटिव हार्ट का या हार्ट ट्यूब का, इससे बनते हैं स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना है. जो परमिटिव वेंट्रिकल है, इससे जो है वो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. ट्रेबिकुलेटेड और स्मूथ पार्ट, जो स्मूथ पार्ट हार्ट का होता है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से अराइज कर रही होती है, वो जो हार्ट के पार्ट होते हैं वो स्मूथ होते हैं. और उसके जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट होते हैं. ओके, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है. जो परमिटिव एट्रियम है, इससे क्या बनता है? ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ एट्रियम. ओके, अब आ गया साइनस विनोसम. साइनस विनोसम जो है, इसके दो हॉर्न है, राइट और लेफ्ट. जो लेफ्ट हॉर्न है ये वाला, इससे क्या बनता है? इससे क्रोनरी साइनसेस बनते हैं. ठीक है, और ये जो क्रोनरी साइनसेस हैं, जब एनाटमी हम पढ़ेंगे डिटेल से, जब हम एनाटमी के लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्रोनरी साइनसेस, इन्हें हम किन को कहते हैं. ठीक है, अब आ गया राइट हॉर्न. राइट हॉर्न से क्या बनता है? स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम. ओके, स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम. ये तो जनरल सा हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर थे कि हार्ट किस तरह से बन रहा है. अब हमने थोड़ा सा क्लिनिकल की तरफ जाना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट एड पे जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट फंक्शनल आर्गन है वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर, वो क्या है? वो हार्ट है. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है कि फर्स्ट फंक्शनल जो आर्गन है वो कौन सा है? तो वो हार्ट है. और ये जो बीट करता है हार्ट, वो कौन से वीक पे करता है? वो स्पॉन्टेनियसली फोर्थ वीक पे. तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो परमिटिव हार्ट है वो 22 डेज पे बनता है. ठीक है, और जो हार्ट बीट करता है वो फोर्थ वीक पे करता है. तो ये आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए. ठीक है, किसी भी एंगल से एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हार्ट के अंदर इंटर एट्रियल सेप्टम है वो किस तरह से जनरेट होती है, वो किस तरह से डेवलप होती है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है. अभी हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ. ठीक है, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे है एंडोकार्डियल कुशन. अब एंडोकार्डियल जो कुशन है, ये कहाँ से आता है? जब न्यूरल क्रस्ट सेल की माइग्रेशन होती है. न्यूरल क्रस्ट सेल्स की जब माइग्रेशन होती है, क्या होती है? माइग्रेशन. ओके, जब इनकी माइग्रेशन होती है तो क्या बनता है? एंडोकार्डियल कुशन. अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इससे आगे फर्दर कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं एंडोकार्डियल कुशन से. ओके, तो फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ से क्या बनता है? सेप्टम प्राइमम. सेप्टम प्राइमम जो है वो मूव करता है टूवर्ड एंडोकार्डियल कुशन. जब सेप्टम प्राइमम यहाँ से मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे आके यहाँ से जो है इसके साथ एंडोकार्डियल कुशन के साथ नहीं अटैच होता. ठीक है, और इसके अंदर जो ये होल बनता है इसको कहते हैं फोरामेन. ठीक है, ये जो इसके अंदर होल होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओस्टियम प्राइमम. ओके, इसको कहते हैं ओस्टियम प्राइमम. ये जो होल बनता है ये वाला, इसे कहते हैं ओस्टियम ओस्टियम प्राइमम. ओके,
अब जब ये होल बनता है तो फिर उसमें होता क्या है कि यहाँ से पीछे से एक और जो है वो हमारे पास एक होल जनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं ओस्टियम स्कंडम। ओस्टियम, ठीक है, ओस्टियम स्कंडम। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ओके, अब ये जो होल है ये वाला क्लोज हो जाता है। अब जस्ट हमारे पास क्या रह जाता है, ओस्टियम स्कंडम, ठीक है। ये जो हमारे पास वाल बनी है इसको क्या कहते हैं, सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम एक ओस्टियम प्राइमम है जो होल बना होता है, जो एंडोकार्डियल कुशन और जो इंटरएटियल सेप्टम होता है इनके दरमियान में होता है, ये है ओस्टियम प्राइमम। ये जो एक वाल बन गई है दोनों एट्रिया के दरमियान, इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। क्या कहते हैं, मैं डिफरेंट कलर से इसको लिखता हूँ, सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम। ओके, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और जो है यहाँ से हमारे पास एक सेप्टम बनता है जिसे हम कहते हैं, ये सेप्टम बनता है यहाँ पे। और ये जो सेप्टम है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आता है, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, ये जो सेप्टम है इसको हम कहते हैं सेप्टम स्कंडम। सेप्टम स्कंडम, ओके, सेप्टम स्कंडम। अब ये जो सेप्टम स्कंडम है ये आगे फुली जाके उसके साथ अटैच नहीं होता और यहाँ से एक रास्ता बन जाता है। ये देखें यहाँ से हमारे पास, क्योंकि जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है किससे, राइट लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक रास्ता बन जाता है यहाँ से हमारे पास ये, ठीक है। ये एक हमारे, इसे हम कहते हैं फोरामन ओवेल। इसे हम क्या कहते हैं, फोरामन, फोरामन ओवेल। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, फोरामन ओवेल। अब यहाँ पे जब ब्लड हमारे पास आता है, यहाँ से हमारे पास जो ब्लड आ रहा है, यहाँ से हमारे पास ब्लड आएगा, कहाँ से, पीछे से हमारे पास ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर से हमारे पास सुपीरियर वेना केवा। जो इंफीरियर वेना केवा का ब्लड है वो यहाँ से आएगा हमारे पास राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हमारे पास होता हुआ ये ब्लड जो है हमारे पास फोरामन ओवेल से होता हुआ ये लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। अब इसकी रीज़न ये होती है, इसको जाना तो नॉर्मली ये चाहिए था कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल हैं तो इसको जाना चाहिए था वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल से इसने जाना था आगे किसमें, पल्मनरी ट्रंक में। पल्मनरी ट्रंक ने आगे जाना था लंग्स के अंदर, बट क्योंकि लंग्स के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है और वो फुली डेवलप नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होती है वो किन की ज़्यादा होती है, लंग्स की, जिसकी वजह से ये लंग्स में ब्लड नहीं जाता और ये ब्लड बाईपास करता है। यहाँ से हमारे पास इंफीरियर वेना केवा से आया और ये ब्लड जो है यहाँ पे चला गया किसके अंदर, फोरामन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे ब्लड जो है वो एओर्टा में जाता है, ठीक है। किस में जाता है, आगे एओर्टा में। तो ये एक जनरल सा कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बुक के ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं उनको रीड करते हैं और इसके कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या जनरेट होता है, सेप्टम प्राइमम, ओके। और ये जो सेप्टम प्राइमम है ग्रो करता है टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन, ये है सेप्टम प्राइमम और ये ग्रो कर रहा है एंडोकार्डियल कुशन की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद नैरो करता है सेप्टम ओस्टियम प्राइमम, ठीक है। ये देखें ये उसकी तरफ मूव कर रहा है और यहाँ से हमारे पास ये पहले क्लोज होता है, फिर उसके बाद ये बनता है ओस्टियम प्राइमम, ये इसको ये नैरो कर देता है, ठीक है। ये इसके अंदर होल होता है। नॉर्मली तो पहले दोनों ही एट्रिया होते हैं वो इस तरह से होते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ओस्टियम स्कंडम जनरेट होता है, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा और ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा ओस्टियम स्कंडम फॉर्म इन सेप्टम प्राइमम के अंदर। ड्यू टू सेल की डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाते हैं, ओस्टियम प्राइमम जो होता है वो रिग्रेस हो जाता है और जो ओस्टियम हमारे पास स्कंडम होता है वो जनरेट हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो सेप्टम डेवलप होता है, सेप्टम स्कंडम, और ये जो होता है राइट साइड पे होता है ऑफ द सेप्टम प्राइमम, और ये एक ओस्टियम स्कंडम मेंटेन राइट टू लेफ्ट शंट, और ये राइट टू लेफ्ट शंट, ये शंटिंग हो रही है ना, राइट ब्लड आया राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा होता है। जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है वाल बना होता है, ये हमारे पास वो फोरामन ओवेल है, तो यहाँ से ब्लड राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं राइट टू लेफ्ट शंटिंग। सेप्टम स्कंडम एक्सपैंड एंड कवर मोस्ट ऑफ ओस्टियम स्कंडम, तो ये ओस्टियम जो स्कंडम है उसको कवर कर देता है, जिससे हमारे पास रेजिडुअल जो फोरामन बनता है उसे कहते हैं फोरामन ओवेल, जैसे मैंने आपको ये बताया था।
रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम स्कैंडम फॉर्म वन वे वाल्व ऑफ द फोरामन ओवेल। तो ये वन वे वाल्व बनता है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है उसके ऊपर ये हमारे पास सेप्टम स्कैंडम बना और ये वन वे वाल्व होता है। ठीक है, जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। और ये क्लोज कब होता है, यहाँ पे प्रेशर कब ज़्यादा जनरेट होता है, कब बनता है, जब बर्थ होती है। तो बर्थ के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि लंग्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और जो आगे पेरिफेरी है उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से राइट लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है और जब ये इसको इस तरफ पुश करता है तो ये क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाता है तो फिर हम इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। एक फोसा बन जाता है, इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, और ये वन वे वेल्व इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जस्ट इधर से ब्लड जाता है, इधर से जब प्रेशर लगेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। और ये क्लोज कब होता है, जब बर्थ होती है तो तब ये क्लोज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्लिनिकल पॉइंट है। क्लोज सेप्टम प्राइमम क्लोज अगेंस्ट सेप्टम स्कैंडम सीलिंग द foramen away soon after birth because of increased left atrial pressure and decreased right atrial pressure. Septum scandum and septum primum fuse during infancy, early childhood, forming the atrial septum. ओके, तो जो सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइमम है ये फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम। तो ये इसमें बताना चाह रहा है कि ये दोनों जो सेप्टम बने थे ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो इसके जो इसका जो वो बनता है फोसा, उसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। और ये अर्ली इन्फेंसी में हो जाते हैं या कई लोगों में अर्ली चाइल्डहुड में भी ये क्लोज होता है। ओके, नॉर्मली तो ये है ये आफ्टर जो बर्थ है ये क्लोज हो जाता है, बट कुछ में थोड़ा लेट भी हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी क्लोज हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर ये क्लोज नहीं होता तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट फोरामन ओवेल। क्या कहते हैं, पेटेंट फोरामन ओवेल। तो ये जो पेटेंट फोरामन ओवेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम समझते हैं। देखें होता क्या है, यहाँ पे जो कुछ लाइंस लिखी हुई ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज बाय फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम, okay, septum primum and septum secundum fuse after birth, most are left untreated, can lead to paradoxical emboli। तो अब इसको मैं आपको एक बताता हूँ कि एमसीक्यूज एग्जामिनर किस तरह से पूछता है। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो डीवीटी का पेशेंट है, ओके, डी वेन थ्रोम्बोसिस का। तो ये क्या है, वेनस थ्रोम्बोसिस। क्या है, वेनस थ्रोम्बोसिस। और कुछ टाइम के बाद पेशेंट डायग्नोज्ड डीवीटी है पेशेंट, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पेशेंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है, इमरजेंसी में आता है लेफ्ट साइडेड बॉडी वीकनेस, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड या कुछ भी वो इसमें पूछ सकते हैं जो कि स्ट्रोक की तरफ जा रहा हो, लेफ्ट साइडेड बॉडी वीकनेस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछते हैं व्हाट इज़ द कॉज या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो यहाँ पे देखें क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये जो फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, और होना ये है हमारे पास जस्ट एग्जांपल ये एक पर्सन है, ठीक है, इसकी जो है ये हमारे पास जो है वो डीवीटी है, यहाँ से जो थ्रोम्बोस है वो डिसलॉज हुआ, और जब डिसलॉज होता है तो ये क्या बन जाता है, एम्बोलाई। ये एम्बोलाई जो है वो हार्ट में आता है, यहाँ से मूव करता हुआ हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में आया। हार्ट से इसने राइट एट्रियम से नॉर्मली जाना तो चाहिए राइट वेंट्रिकल, वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में आगे जाके लंग्स में जाके डिसलॉज हो सकता है, और ये जो है वो करवा सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बट अगर किसी का फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और अगर किसी का जो है यहाँ से पेटेंट फोरामन ओवेल है और ये जो है हमारे पास एम्बोलाई राइट साइड टू लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ठीक है, शंटिंग हो रही है राइट टू लेफ्ट। नॉर्मली जब अडल्ट हार्ट होता है तो उसमें जो राइट टू लेफ्ट ब्लड नहीं मूव करता अगर पेटेंट फोरामन ओवेल भी है, क्योंकि राइट राइट लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट में कम होता है। बट ये जो एम्बोलाई है यहाँ से मूव करके राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाता है एओर्टा, और एओर्टा से आगे चला जाएगा ब्रेन के अंदर। जब ब्रेन में जाके कहीं भी जाके ये क्या करेगा, ब्रेन में जाके स्टक हो जाएगा, और जब यहाँ पे आके स्टक होगा तो आगे ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ करेगा, जिससे क्या होगा, इस्कीमिया होगा। तो इसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। जो भी एरिया का होगा उस साइड की बॉडी जो है वो वीकनेस हो जाएगी, जो भी रेलिवेंट एरिया जो है वो इन्वॉल्व होगा। ओके, तो एग्जामिनर देखें यहाँ पे कितना घुमाया हुआ है कि एक पेशेंट है वो डीवीटी का पेशेंट है, डायग्नोज डीवीटी का पेशेंट है, उसको अब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है लेफ्ट साइडेड बॉडी वीकनेस के साथ। तो इसकी रीज़न क्या है, तो आंसर ऑप्शन में हो सकता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या तो ये आंसर हो सकता है,
या उन्होंने डिफरेंट एंगल से लिखा हो सकता है पेटेंट पेटेंट फोरामेन फोरामेन ओवेल, ओके। या हमारे पास ऑप्शन में लिखा हो सकता है राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट, ओके। तो ये आपने जो है वो इस तरह से आपने एमसीक्यूज को पिक करना है। तो अगर किसी का एएसटी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, तो उस पेशेंट में चांसेस हैं कि पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई हो, कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो उस एम्बोलाई की, और वो जाके जो पेरिफेरल एरिया है वो वहाँ पे जाके स्टक हो जाए और वहाँ पे जाके ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ कर दे। तो ये मेन इसका जो कंसेप्ट है, यहाँ पे देखें, फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड द सेप्टम स्पंडम सेप्टम स्कंडम, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। To fuse after birth, most of left untreated can lead to paradoxical emboli, venous thromboembolism जो होता है वो इंटर करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, किससे, राइट टू लेफ्ट शंटिंग से, वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, सर्कुलेशन थ्रू द राइट टू लेफ्ट शंट एज कैन अकर इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ओके। तो ये इसको आपने मार्क कर लेना है। ये इसका मोस्ट कॉमन जो एमसीक्यूज है, मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह से एमसीक्यूज है वो एग्जाम में आ रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो किस तरह से बनता है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हार्ट है, तो यहाँ से हमारे पास जो सेप्टम है वेंट्रिकल का, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मस्कुलर पार्ट होता है सेप्टम का, ठीक है। इसे कहते हैं मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। अब यहाँ से जब ये मस्कुलर पार्ट पहले बनता है, उसके बाद यहाँ पे एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है और इसकी तरफ मूव करता है, और यहाँ पे हमारे पास एक होल बनता है। और ये जो होता है ये कैसे होता है, ऊपर से हमारे पास जो स्पाइरल होते हैं ना, जो हमारे पास एओर्टिको पल्मनरी, हमारे पास जो स्पाइरल एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम जो होता है, एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम, एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम, ये एओर्टिको पल्मनरी जो सेप्टम होता है, ये इसकी स्पाइरल जो होता है, ये हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये स्पाइरल की तरह घूमता है। जब ये घूमता है तो यहाँ पे जो है इसके साथ कंट्रीब्यूशन करता है जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, ये वाला मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की फॉर्मेशन में, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसको ये पिक्चर से देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ओके। और ये जो है यहाँ पे ये है एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम, ये वाली, ठीक है। ये एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम जब ये स्पाइरल करेगी, मूव करेगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा ये इसकी कंट्रीब्यूशन होगी और ये मेम्ब्रेनस पार्ट बन जाएगा किसका, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये देखेंगे जब इसको ये इस तरह से हमारे पास मूव होती है, इसकी मूविंग करेगी, ठीक है। तो इसकी जो घूमेगी, तो इससे जो है वो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज कहता है कि मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट कॉमन जो हमारे पास डिफेक्ट है हार्ट का, वो क्या है, वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और मोस्ट कॉमन जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो है मेम्ब्रेनस, क्योंकि एंड पे यही जनरेट हो रही होती है, एंड पे यही डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने मेम्ब्रेनस पार्ट मोस्ट कॉमन है, क्या है, मोस्ट कॉमन। तो ये भी एमसीक्यूज हैं, इनको भी आपने अपनी बुक पे मार्क कर लिख लेना है। अब इनको हम बुक से रीड करते हैं। देखें, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। यहाँ पे पहले ये है, ये जनरेट होता है, और ये जिसके अंदर फोरामेन होता है इसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ओके। फिर उसके बाद ये जब इसकी स्पाइरली इसकी जो ये मूव करता है, हमारे पास इसका जो है वो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो फिर यहाँ से हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट जो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट करता है एंड फ्यूज विद मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम टू फॉर्म, रोटेट करेगा और मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ फ्यूज कर जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्लोजिंग इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ओके। ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल क्वेश्चन सेपरेट, हाँ यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इसको आप अपने माइंड में बिठा लें कि जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है वो सेपरेट करती है एट्रिया को फ्रॉम वेंट्रिकल एंड कंट्रीब्यूट टू बोथ एट्रियल सेप्टेशन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टेशन। अब यहाँ पे इस इन लाइन का क्या मतलब है,
ये हार्ट है, ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन कैसे बनता है? माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल। तो ये जो है ये सेपरेट करती है एट्रिया को वेंट्रिकल से। यहाँ पे जो एट्रिया और वेंट्रिकल के एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है वो इसकी हेल्प से बनता है, ठीक है। ये जब बनती है तो इस हमारे पास ये सेप्टम को डेवलप करती है, ठीक है। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है और इंटर एट्रियल सेप्टम जो, तो ये सब के कंट्रीब्यूशन किसकी है? एंडोकार्डियल क्वेश्चन की। और क्या करती है ये जो हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो वेल्व हैं हमारे पास, ठीक है, माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहाँ से हमारे पास जो है ये हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व, एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व, इन सब में जो है इसकी क्या है? कंट्रीब्यूशन है एंडोकार्डियल क्वेश्चन की। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट कॉमन कंजेंटल हार्ट एनोमली है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये एमसीक्यूज है, यूजुअली अकर मेम्ब्रेनस सेप्टम, ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं। तो मोस्ट कॉमन कौन सी है? तो वो हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है कंजेंटल एनोमली। और कौन से पार्ट की होती है? तो वो मेम्ब्रेनस पार्ट की होती है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, इनको आपने मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखें, अब आ गया जी आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन। न्यूरल क्रस्ट सेल जब माइग्रेट करते हैं ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस दैट स्पाइरल एंड फ्यूज टू फॉर्म एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस होते हैं स्पाइरल एंड फ्यूज टू फॉर्म। तो इसका क्या मतलब है? ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस, तो ये जो ट्रंकल और बल्बर रिजेस होती हैं परमिटिव हार्ट की, ये फ्यूज करती हैं, ठीक है। आउटफ्लो ट्रैक, यहाँ से आउटफ्लो ट्रैक बनना है। और आउटफ्लो ट्रैक कौन से? हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये ट्रंकस आर्टियोसिस और बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। ट्रंकस आर्टियोसिस और बल्बस कार्डिस जो हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं? स्पाइरल करते हैं और फ्यूज करते हैं एओर्टिको पल्मोनरी ट्रंक के साथ। जो एओर्टिको पल्मोनरी ट्रंक है वो स्पाइरल उनकी मूवमेंट होती है, और वो यहाँ पे आप देखें ये जो है स्पाइरल करते हैं और फ्यूज कर देते हैं एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम के साथ। जब वो फ्यूज करते हैं तो फिर क्या बनता है? असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो आपने सिंपल वर्डिंग में याद रखना है कि जब न्यूरल क्रस्ट सेल की माइग्रेशन होगी, ट्रंकल और बल्बर जो होंगे वो स्पाइरली जो है वो मूव करेंगे, और जिससे क्या होगा? एओर्टिको पल्मोनरी जो है वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनते हैं। अब अगर किसी के अंदर न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, इसकी माइग्रेशन ना हो तो फिर क्या होगा? देखें, माइग्रेशन नहीं हो रही तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और जो एंडोकार्डियल कुशन है वो भी इनसे बन रहा होता है, तो उनके जो भी स्ट्रक्चर वो बना रही है तो उससे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब कौन सी कंजेंटल एनोमलीज आ सकती हैं? तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये स्पाइरली मूव करते हैं, ठीक है। ये जो है स्पाइरली मूव कर रहे होते हैं, स्पाइरली मूव करते हैं। तो अगर ये हो कि अगर न्यूरल क्रिस्टल की माइग्रेशन ना हो तो ये मूव नहीं करेंगे, स्पाइरल में घूमेंगे नहीं। जब ये घूमेंगे नहीं तो एओर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकल रहा होगा, क्योंकि इन दोनों ने मूव करके पोजीशन चेंज करनी थी। तो जो वेंट्रिकल जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज कर रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, कि उनकी जो मेन आर्टरीज है उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ये हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे आया तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या हमारे पास टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हो सकता है, ये भी हम पैथोलॉजी में इसको पढ़ेंगे। अभी आपने इनके नेम याद रखने हैं कि इसके 4 कंपोनेंट क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बहुत दफ़ा रिपीट होता है। और परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस के ये हमारे पास डिवाइड ही ना हो, सिर्फ एक ही ट्रंक बन जाए, ना एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों एक सेम ही ट्रंक से निकल रहे हैं और ये डिवाइड ही ना हो, ठीक है। ये डिवाइड ना हो तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो आपको कभी भी एमसीक्यूज आ जाए कि न्यूरल क्रस्ट सेल की माइग्रेशन जो है वो अगर नहीं होती तो कौन से जो हमारे पास डिजीज़ हो सकती है, तो वो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, टेट्रालॉजी फैलेट एंड परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। अब आ गया जी वेल्व की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व होते हैं ड्राइव फ्रॉम एंडोकार्डियल क्वेश्चन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक। जो आउटफ्लो ट्रैक क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल जो माइग्रेट करते हैं आउटफ्लो ट्रैक की तरफ, और यहाँ से हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व बनते हैं। और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं, ये भी हमारे पास जो फॉर्म फ्यूज एंडोकार्डियल क्वेश्चन ऑफ एवी कैनाल। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन का जो आउटफ्लो ट्रैक है वहाँ से क्या बनता है, तो वहाँ से हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व बनते हैं। और जो इसका एवी कैनाल है एंडोकार्डियल क्वेश्चन का, उससे क्या बनता है, उससे माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व बनते हैं। वेल्व की एब्नॉर्मैलिटी में भी स्टेनोटिक रिगर्जिटेशन और डिस्प्लेस्ड जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर एंडोकार्डियल क्वेश्चन का डिफेक्ट, एंडोकार्डियल क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, तो फिर क्या हो सकता है, वेल्व जो है वो या तो वो स्टेनोटिक हो सकते हैं,
या उनकी जो है वो उनके अंदर जो लीफलेट हैं वो सही से नहीं बनेंगे तो रिगर्जिटेशन होगी और डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो उसमें कौन सी एग्जांपल है, वो एप्स्टीन बार इनैमली है, वो क्या है, तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो ये इसके 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो इसका जो ये हमारे पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये बेसिकली ये यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो वेंट्रिकल की स्पेस बहुत कम हो जाती है, और ये उसमें होती है जो फीमेल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिथियम यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है, लिथियम। तो उनके अंदर क्या होता है, एब्स्टेंट बार इनैमलीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो वेल्व की डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। एओटिक और जो पल्मोनरी वेल्व है ये कहाँ से बनते हैं, एंडोकार्डियल क्वेश्चन के आउटफ्लो ट्रैक से। माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व जो होते हैं वो एवी कैनाल ऑफ एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनते हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, अगर एंडोकार्डियल क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो वेल्व की एबनॉर्मैलिटी हो सकती है।